हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शंस: कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शंस: 6, 4, 5, 8। उत्तर 5। प्रश्न नंबर 3, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शंस: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शंस: सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। उत्तर मॉल सेवा। प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शंस: कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, ब्राह्म स्रोती आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? उत्तर: ब्राह्म स्रोती या आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रथा है जिसमें कंपनियां अपने कुछ कार्यों या सेवाओं को बाहरी फर्मों या व्यक्तियों को सौंपती है। यह अक्सर लागत कम करने, विशेषज्ञता का लाभ उठाने या संसाधनों को मुख्य व्यवसाय गतिविधियों पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी कंपनी अपना कॉल सेंटर भारत में स्थापित कर सकती है। आउटसोर्सिंग से कंपनियां अपनी दक्षता बढ़ा सकती है, लेकिन इससे स्थानीय नौकरियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 2, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाएं। उत्तर: सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 प्रमुख सेवा क्षेत्र है: सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, साइबर सुरक्षा सेवाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं, नेटवर्क प्रबंधन और समर्थन। ये क्षेत्र आधुनिक व्यवसायों और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करते हैं। प्रश्न नंबर 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर: सरकारी सेवा वह रोजगार है जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और जनता की सेवा के लिए होता है। इसमें केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी शामिल होते हैं। सरकारी सेवा के प्रमुख क्षेत्र है प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस और सैन्य सेवा, न्यायपालिका और सार्वजनिक उपयोगिताएं। सरकारी कर्मचारियों को नियमित वेतन, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। वे देश के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर: गैर सरकारी सेवा वह रोजगार या सेवा है जो निजी क्षेत्र या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें व्यावसायिक कंपनियां, स्वयंसेवी संगठन और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल हैं। गैर सरकारी सेवाओं के उदाहरण है निजी स्कूल और अस्पताल, बैंक, आईटी कंपनियां, रिटेल स्टोर और विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं। ये सेवाएं अक्सर लाभ के लिए संचालित होती है, लेकिन कुछ गैर लाभकारी संगठन भी सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। गैर सरकारी सेवाएं अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 5, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? उत्तर: आधारभूत संरचना वे मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होती है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना में सड़कें, रेलवे, बिजली, दूरसंचार और बैंकिंग सेवाएं शामिल है। सामाजिक आधारभूत संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक कल्याण कार्य आते हैं। एक मजबूत आधारभूत संरचना आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है और देश की समग्र प्रगति में योगदान देती है। प्रश्न नंबर 6, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? उत्तर: रोजगार और सेवा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। रोजगार व्यक्तियों को आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है, जबकि सेवा क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करता है। सेवा क्षेत्र में विकास से नए रोजगार उत्पन्न होते हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आईटी सेवाओं के विकास ने कई तकनीकी नौकरियां पैदा की है। रोजगार बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो फिर सेवा क्षेत्र की मांग को बढ़ाता है। इस प्रकार रोजगार और सेवा एक सकारात्मक चक्र बनाते हैं जो आर्थिक विकास को गति देता है। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? उत्तर: आर्थिक संरचनाएं किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। इनमें वित्त, ऊर्जा,
ऊर्जा, यातायात और संचार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये संरचनाएं उत्पादन और व्यापार को सुगम बनाती है, जिससे अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ती है। उदाहरण के लिए अच्छी सड़कें और रेल नेटवर्क माल परिवहन को आसान बनाते हैं। मजबूत वित्तीय प्रणाली निवेश को प्रोत्साहित करती है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी व्यापार और सेवाओं को गति देती है। इन संरचनाओं में निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। अंततः आर्थिक संरचनाएं देश के समग्र विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8, मंडी का असर भारत में क्या पड़ा? उत्तर, वैश्विक मंडी का प्रभाव भारत पर उपेक्षाकृत कम पड़ा। भारत का मजबूत घरेलू बाजार और विविध अर्थव्यवस्था इसका मुख्य कारण थे। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सेवा क्षेत्रों ने भारत को लचीलापन प्रदान किया। हालांकि निर्यात और विदेशी निवेश में कुछ गिरावट देखी गई। रोजगार सृजन पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर अधिकांश विकसित देशों के तुलना में बेहतर रही। सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहन उपायों ने भी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। प्रश्न नंबर 9, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? उत्तर, वैश्वीकरण ने भारत के सेवा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की। विशेष रूप से आईटी और बीपीओ सेवाओं में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़कर 50% से अधिक हो गया है। नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, विशेषकर युवाओं के लिए। विदेशी निवेश ने सेवा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। हालांकि इसने कुछ पारंपरिक सेवा क्षेत्रों पर दबाव भी डाला है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने भारत के सेवा क्षेत्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। उत्तर, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आईटी। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 55% हिस्सा है, जो कृषि 18.5% और उद्योग 26.4% से अधिक है। यह क्षेत्र रोजगार का एक बड़ा स्रोत भी है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। हालांकि सेवा क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलित आर्थिक विकास के लिए कृषि और उद्योग क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में कैसे जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखे। उत्तर, भारत विश्व स्तर पर एक प्रमुख सेवा प्रदाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण और उदाहरण है आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आईटी सेवा निर्यातक है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सपोर्ट सेवाएं भारत से प्राप्त करती है। बीपीओ, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री और ग्राहक सेवा जैसी सेवाएं भारत में प्रदान की जाती है। चिकित्सा पर्यटन, कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए कई विदेशी नागरिक भारत आते हैं। शिक्षा, भारतीय शिक्षण संस्थान विदेशी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, विशेषकर इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्रों में। अनुसंधान और विकास, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने R&D केंद्र भारत में स्थापित कर रही है। भारत की सेवा क्षेत्र की सफलता का मुख्य कारण यहाँ की कुशल श्रम शक्ति, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और तुलनात्मक रूप से कम लागत है। हालांकि भारत को अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। प्रश्न नंबर 3, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं? वर्णन करें। उत्तर, भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1991 में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और व्यापार बाधाओं को कम किया, जिससे सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। सरकार ने कई सेवा उप क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
निवेश FDI की सीमा को बढ़ाया है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जबकि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम नवोन्मेषी सेवा उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा सरकार ने सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया है, जिससे बेहतर संचार और परिवहन नेटवर्क के माध्यम से सेवा क्षेत्र को मदद मिली है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़कर 50% से अधिक हो गया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। प्रश्न नंबर 4, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है? उदाहरण देकर लिखें। उत्तर, गैर सरकारी संस्थाएं NGOs सेवा क्षेत्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं अक्सर ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है जहां सरकार या निजी क्षेत्र पूरी तरह से कार्यरत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम और अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसी संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, विशेषकर वंचित समुदायों के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं में नारायण हृदयालय जैसे संस्थाएं कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में सेवा बैंक जैसी संस्थाएं छोटे उद्यमों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कौशल विकास के लिए NIIT फाउंडेशन जैसे संस्थाएं युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करती है। पर्यावरण संरक्षण में WWF इंडिया जैसे संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में BAIF जैसी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सेवाएं प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं तत्काल राहत सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार ये गैर सरकारी संस्थाएं सरकारी प्रयासों की पूरक होती है और सेवा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचती है। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? लिखे। उत्तर, वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर भी पड़ा है, लेकिन यह प्रभाव उपेक्षाकृत कम रहा है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO रहे हैं, क्योंकि इनके मुख्य ग्राहक विकसित देशों में है। इन क्षेत्रों में कुछ कंपनियों को अपने कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी और नए नियुक्तियों पर रोक लगानी पड़ी। पर्यटन और होटल उद्योग भी प्रभावित हुए, क्योंकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई। हालांकि भारत का घरेलू बाजार मजबूत रहा, जिसने सेवा क्षेत्र को कुछ हद तक संरक्षण प्रदान किया। बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्र उपेक्षाकृत स्थिर रहे, क्योंकि भारत का वित्तीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से कम प्रभावित हुआ। दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि जारी रही, क्योंकि उनकी मांग घरेलू बाजार से आती है। सरकार ने भी विभिन्न प्रोत्साहन पैकेज और नीतिगत उपायों के माध्यम से सेवा क्षेत्र को सहायता प्रदान की, जिससे मंदी के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। कुल मिलाकर यद्यपि भारत का सेवा क्षेत्र मंदी से प्रभावित हुआ, लेकिन इसने उपेक्षाकृत लचीलापन दिखाया और अब तेजी से सुधार की ओर अग्रसर है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।